हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच थर्ड। इस सिलेक्शन बैच में आपको लिटरेटम्स, कमेंट्स, लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ये सिलेक्शन सीरीज चलाई गई है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखकर। तो जो भी कैंडिडेट टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये सिलेक्शन बैच बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे, जो सिलेक्शन बैच सेकंड में क्वेश्चन ऑफ द डे था, उसका जो आंसर है वो होगा डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन डिस्क्राइब्स डन। डॉक्टर जॉनसन ने डिस्क्राइब किया है डन को द फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन सम थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 41, हु डिस्क्राइब्ड लेसिडास फॉर्म एज इजी, वल्गर एंड देयरफॉर डिसगस्टिंग। जो लेसिडास की फॉर्म है उसको किसने डिस्क्राइब किया है इजी, वल्गर एंड देयरफॉर डिसगस्टिंग के रूप में? टी.एस. इलियट, जॉन डाइडेन, सैमुअल जॉनसन या इनमें से किसी ने नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने डिस्क्राइब किया है लेजिडेस की फॉर्म को इजी, वल्गर एंड देयरफॉर डिसगस्टिंग के रूप में। क्वेश्चन नंबर 42, एडमंड इज द illegitimate son of the Earl of Gloucester in विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में एडमंड आया है? एडमंड जो इलेजिमेट सन ऑफ अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर होता है, यानी बास्टर्ड सन होता है एडमंड, किस प्ले में आया है? एज यू लाइक इट, किंग लियर, सिम्बलिन या मैकबेथ? क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, किंग लियर। एडमंड इज द illegitimate son of the Earl of Gloucester in William Shakespeare's King Lear. Question number 43. You and I have submitted your work on time. किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, अवर इन प्लेस ऑफ योर। जहाँ पे योर का ये यूज है वहाँ पे अवर का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर सेंटेंस में 2 पर्सन या 3 पर्सन दे रखे हैं और पर्सन में अगर आई आ रहा है, फर्स्ट पर्सन आ रहा है, जो जो पसेसिव एडजेक्टिव लगेगा वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही लगेगा। तो आई का एडजेक्टिव बन जाएगा पसेसिव एडजेक्टिव अवर, प्लूरल में। तो यू एंड आई हैव सबमिटेड आवर वर्क ऑन टाइम। यहाँ पे अगर आई नहीं है, अगर आई पर्सन फर्स्ट पर्सन नहीं है तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर 3 पर्सन दे रखे हैं, 3 पर्सन में अगर आई तो हो गई, 3 पर्सन में आई है तो आई के अकॉर्डिंग ही एडजेक्टिव लगेगा। अगर 2 पर्सन है, 2 पर्सन में आई नहीं है तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर आई है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यानी आई के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर 3 पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन यानी आई के अकॉर्डिंग पसेसिव एडजेक्टिव लगेगा। अगर आई नहीं है, सेकंड पर्सन यानी यू है, तो यू के अकॉर्डिंग पसेसिव एडजेक्टिव लगेगा। तो यू एंड आई, यहाँ पे आई है इसलिए आई के अकॉर्डिंग पसेसिव एडजेक्टिव जो कि प्लूरल में लगेगा, जो अवर हो जाएगा। यू एंड आई हैव सबमिटेड आवर वर्क ऑन टाइम। बहुत अच्छा रूल्स है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम में। जो भी कॉमन एरियाज के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए ही है और यही रिपीट होंगे। सेम क्वेश्चन नहीं तो यही रूल्स पर, इसी रूल्स पर डिपेंड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे टीजीटी पीजीटी में। क्वेश्चन नंबर 44, सिंग हेवनली म्यूज दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ ओरेब और ऑफ सिनाई डिड इंस्पायर। ये एक लाइन है, ये किस वर्क में आई है ये लाइन? आपको बताना है। क्या पैराडाइज लॉस्ट में आई है, ओडिसी में है या इलियड में है?
ये एक इपिक की लाइन है। किस इपिक में आई है ये लाइन? क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, पैराडाइज लॉस्ट। Sing heavenly muse that on the secret top of Oreb or of Sinai it inspired। ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 45, द गॉडेस ऑफ लव ब्यूटी प्लेजर एंड प्रोक्रिएशन। ये देवी लव ब्यूटी और प्लेजर एंड प्रोक्रिएशन की देवी को क्या कहते हैं? एट्रीमिस, अपोलो, अफ्रोडाइट या नन? क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रोडाइट। द गॉडेस ऑफ लव ब्यूटी प्लेजर एंड प्रोक्रिएशन की देवी को अफ्रोडाइट कहते हैं। अपोलो क्या है? अपोलो द सन ऑफ ज्यूस एंड लेटो। अपोलो वॉज द गॉड ऑफ म्यूजिक, लाइट, पोएट्री, आर्ट्स, मेडिसिन, ट्रूथ एंड प्रोफेसी। जो अपोलो है ये गॉड है म्यूजिक के, लाइट के, पोएट्री एंड आर्ट्स, मेडिसिन, ट्रूथ एंड प्रोफेसी के गॉड अपोलो है। एट्रीमिस द ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो। एट्रीमिस वॉज द गॉडेस ऑफ द मून, chastity, vegetation, wild animals and the hunt। Question number 46, we can say of Shakespeare that never has a man turned so little knowledge to such great account। ये स्टेटमेंट किसका है शेक्सपियर को लेकर? राल्फ वाल्डो इमर्सन का है, टी.एस. इलियट का है, ऑस्कर वाइल्ड का है, कोल पोर्टर का है? We can say of Shakespeare that never has a man turned so little knowledge to such great account। ये कमेंट शेक्सपियर पे कहा है, किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट का ये कमेंट्स है। टी.एस. इलियट ने कहा है वी कैन से ऑफ शेक्सपियर दैट नेवर हैज अ मैन टर्न सो लिटिल नॉलेज टू सच ग्रेट अकाउंट। बहुत ही अच्छा कमेंट है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, सिग्निफाइज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन इन पोएट्री। जो सिस्टमेटिक स्टडी है वर्सिफिकेशन इन पोएट्री में, उसको क्या कहते हैं? क्या एलेजी कहते हैं, प्रोसोडी कहते हैं, पेरोनोमासिया कहते हैं या नन? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन इन पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोसोडी। प्रोसोडी सिग्निफाइज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन इन पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 48, scarcely had the train stopped at the platform then the passengers started pushing each other to enter the train। किस पार्ट्स में एरर है? नो एरर का सवाल नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, तो एरर तो है। किस पार्ट्स में एरर है आपको बतानी है। फाइंड आउट करिए एरर क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, वेन इन प्लेस ऑफ देन। जहाँ पे देन है वहाँ पे वेन का यूज होगा। क्यों होगा? हार्डली और स्कार्सली का जो पेयर बनता है वो वेन से बनता है। नो सूनर का पेयर देन से बनता है, तो देन की जगह पे वेन हो जाएगा। स्कार्सली, हार्डली अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो वो इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब होता है वर्ब फर्स्ट, मतलब वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो देखिए स्कार्सली हैड वर्ब पहले आई और सब्जेक्ट द ट्रेन बाद में आया है। तो ये रूल्स भी आप याद कर लीजिए। स्कार्सली, हार्डली, यह मतलब एडवर्ब, सेंटेंस के स्टार्टिंग में एडवर्ब आते हैं तो इन्वर्जन लेता है। ये इन्वर्जन का मतलब होता है वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। तो इसमें मिस्टेक ये भी करके दे सकते हैं, स्कार्सली द ट्रेन हैड स्टॉप्ड, मतलब इन्वर्जन नहीं करके भी मिस्टेक दे सकते हैं। यहाँ तो इन्वर्जन है ही, तो यहाँ पे स्कार्सली का जो पेयर है वो वेन से बनता है ना कि दिन से। नो सूनर का पेयर दिन से बनता है और स्कार्सली हार्डली के साथ इन्वर्जन आता है, यानी वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। दो बातें हैं, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, मिसेज बैरन्स प्रोफेशंस
1898 इज अ प्ले रिटन बाई मिसेस बैरन प्रोफेशन। ये 1898 में एक प्ले आया था, किसके द्वारा ये लिखा गया प्ले है? दांते गैब्रियल रोज़ेटी, हेनरिक इब्सन या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या नन? क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। मिसेस बैरन्स प्रोफेशन 1898 में प्ले आया था, रिटन बाई जीबी शॉ। जीबी शॉ के द्वारा यह प्ले लिखा गया है, मिसेस बैरन्स प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 50, हु कॉइन्ड द टर्म पोएटिक जस्टिस? तो पोएटिक जस्टिस को किसने कॉइन किया था? रस्किन ने, पीवी शैली ने, जॉन कीट्स ने, थॉमस टाइमर ने? क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, थॉमस राइवर। थॉमस राइवर ने पोएटिक जस्टिस जो टर्म है इनको कॉइन किया था। थॉमस राइमर एन इंग्लिश क्रिटिक एंड पोएट कॉइन्ड द टर्म पोएटिक जस्टिस। थॉमस राइमर ने पोएटिक जस्टिस टर्म को कॉइन किया था। इनका एक वर्क आया था 1678 में, 1678 में, द ट्रेजिडीज ऑफ द लास्ट एज कंसीडर्ड। इस वर्क में इन्होंने पोएटिक जस्टिस टर्म को कॉइन किया था, थॉमस राइमर ने। क्वेश्चन नंबर 51, आइदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड टू द पोस्ट ऑफिस, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है या नो एरर है? क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, लीड्स इन प्लेस ऑफ लीड। जहाँ पे लीड है वहाँ पे लीड्स होगा। क्यों होगा? आइदर नाइदर ये सिंगुलर में काउंट होते हैं, इनके साथ में जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आती है, और पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है वो भी सिंगुलर में आता है, ही जाता है, ना कि देयर। तो आइदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 52, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? इपिग्राम है, इंटरोगेशन है, इंटरोगेशन कोई रिटोरिकल क्वेश्चंस भी कहते हैं, अपोस्ट्रॉफी है, या पर्सोनिफिकेशन है? क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, पर्सोनिफिकेशन। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। पर्सोनिफिकेशन, एम्बिशन मॉक नहीं करता है, मॉक तो पर्सन्स करते हैं, तो यहाँ पे पर्सन्स को इंडिकेट करके एम्बिशंस को रखा है, इसलिए एम्बिशन मॉक में ही पर्सोनिफिकेशंस है। क्वेश्चन नंबर 53, द लिबर्टी विच पोएट्स हैव assumed to themselves in all ages of speaking things in verse which are beyond the severity of prose। ये डिफिनीशंस किसकी है? प्रॉब्लम प्ले की है, पोएटिक जस्टिस की है, पोएटिक लाइसेंस की है, नन, इनमें से किसी की नहीं है। The liberty which poets have assumed to themselves in all ages of speaking things in verse which are beyond the severity of prose। लिबर्टी के बाद जिसमें भी हो वो पोएटिक लाइसेंस ही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोएटिक लाइसेंस। जॉन ड्राइडेन इन द लेट 17th सेंचुरी डिफाइंड पोएटिक लाइसेंस। जॉन ड्राइडेन जो कि 17th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने पोएटिक लाइसेंस को डिफाइन किया है। इन्होंने डिफाइन किया है, द लिबर्टी विच पोएट्स हैव assumed to themselves in all ages of speaking things in words which are beyond the severity of prose। ये डिफिनीशन जॉन ड्राइडेन ने ही दी है पोएटिक लाइसेंस को लेकर। पोएटिक लाइसेंस है क्या? कीट्स इन राइटिंग ऑन फर्स्ट लुकिंग टू चैमस होमर। कीट्स की एक पोयम है जो कि 1816 में आई है, ऑन फर्स्ट लुकिंग टू चैमस होमर। इन्होंने यूज़ किया कॉर्टेज को इंस्टेड ऑफ बाल्बोआ। बाल्बोआ की जगह पर कॉर्टेज का यूज़ किया है। बाल्बोआ है कौन? यह डिस्कवरर ऑफ द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के जो डिस्कवर है वो बाल्बोआ है, और कीट्स ने बाल्बोआ की जगह पे कॉर्टेज का यूज़ किया है। मतलब ओरिजिनल जो डिस्कवर है पैसिफिक ओशियन के वो बाल्बोआ है, लेकिन उन्होंने बाल्बोआ का यूज़ ना करके कॉर्टेज का यूज़ किया है। तो यही पोएटिक लाइसेंस है। पोएट को अधिकार देना कि जो ओरिजिनल पर्सन है उनकी जगह किसी और का नाम मेंशन कर देना अपने वर्क में, तो यही पोएटिक लाइसेंस है, यानी अधिकार है, लिबर्टी है। तो बाल्बोआ की जगह पे कॉर्टेज का यूज़ कर दिया है जॉन कीट्स ने अपनी पोएम ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैमस होमर में।
क्वेश्चन नंबर 54, हिज फादर प्रिवेंटेड हिम टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। नो एरर, किस पार्ट्स में एरर है? हिज फादर प्रिवेंटेड हिम टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रॉम गोइंग इन प्लेस ऑफ टू गो, क्योंकि प्रिवेंटेड के साथ में जो प्रपोजिशन यूज होती है वो फ्रॉम यूज होती है, तो इसलिए हिज फादर प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग। अब फ्रॉम प्रपोजिशन के साथ जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी और वही जेरेंट कहलाती है, तो फ्रॉम गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 55, पेरीफ्रेसिस इज आल्सो नोन एज, पेरीफ्रेसिस को किस नाम से जाना जाता है? सर्कमलोकेशन, राउंड अबाउट या बोथ या नन? क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ। पेरीफ्रेसिस को सर्कमलोकेशन भी कहते हैं और राउंड अबाउट भी कहा जाता है पेरीफ्रेसिस को। पेरीफ्रेसिस है क्या? पेरीफ्रेसिस इज अ राउंड अबाउट वे ऑफ सेइंग समथिंग बाय यूजिंग अ लॉन्गर फ्रेज इंस्टेड ऑफ अ शॉर्टर। पेरीफ्रेसिस का मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना, मतलब छोटे के फ्रेज की बताए एक बड़ा फ्रेज को यूज़ करना, छोटी सी बात को एक बहुत बड़ी बात बनाकर उसको सामने रखना, छोटी सी बात को कहने के लिए बहुत बड़ा सेंटेंस का यूज़ करना। जैसे एग्जाम्पल्स, गिव अ प्रेजेंटेशन इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट की जगह पर उन्होंने गिव अ प्रेजेंटेशन का यूज़ किया। द मदर ऑफ माई फादर, द मदर ऑफ माई फादर इंस्टेड ऑफ ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर की जगह पर उन्होंने मदर ऑफ माई फादर को यूज़ किया है। देख, अगर छोटी सी बात कहना है तो द मदर ऑफ माई फादर की जगह पे ग्रैंड मदर को भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, ग्रैंड मदर की जगह पे उन्होंने क्या कहा है? द मदर ऑफ माई फादर। तो छोटी सी बात को बहुत बड़ा करके पेश करना, छोटे छोटे से फ्रेज को बहुत बड़े फ्रेज में कहना, यही पेरीफ्रेसिस है, यानी घुमा फिरा कर बात कहना। तो गिव अ प्रेजेंटेशन इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट द मदर ऑफ माई फादर इंस्टेड ऑफ ग्रैंड मदर की जगह पे द मदर ऑफ माई फादर कहना, यह पेरीफ्रेसिस का ही एग्जाम्पल्स है। क्वेश्चन नंबर 56, ओ मिस चीफ thou art swift to enter in the thoughts of desperate men। फिगर ऑफ स्पीच बतानी, किस इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? अपोस्ट्रोफी है, एपिग्राम है, पर्सोनिफिकेशन है, सिम्बली है? क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपोस्ट्रोफी। जो लाइन ली गई है रोमियो एंड जूलियट से ली गई है। इस क्वेश्चन में भी आपको दो फायदे हुए, एक तो लाइन पता चली है कि किस प्ले से लाइन ली गई है, किस वर्क से लाइन ली गई है, और फिगर ऑफ स्पीच भी आपको पता चली है। ओ मिसचीफ दाउ आर स्विफ्ट टू इंटर इन द थॉट्स ऑफ डेस्परेट मैन, ये रोमियो एंड जूलियट की लाइन है, और इस लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो अपोस्ट्रोफी है। क्वेश्चन नंबर 57, ब्रूस ऑफ योर शेक्सपियर, ये स्टेटमेंट किसका है? राल्फ वाल्डो इमर्सन का है, टी.एस. इलियट का है, ऑस्कर वाइल्ड का है, या कॉल पोर्टर का है? क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोल पोर्टर। कोल पोर्टर का कमेंट है शेक्सपियर को लेकर, ब्रूस ऑफ योर शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 58, टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल, आयम्बिक, एनापेस्टिक, ट्रोकेइक, या डेक्टाइलिक? क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, एनापेस्टिक। टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल, एनापेस्टिक। क्वेश्चन नंबर 59, शी डोंट गो फॉर अ वॉक एवरी डे, नो एरर, किस पार्ट्स में एरर है? ये नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डजेंट इन प्लेस ऑफ डोंट, क्योंकि सी सिंगुलर है इसलिए इसके साथ जो वर्ब आएगी वो हमें सिंगुलर आएगी, डू नहीं डज आएगा। तो सी डज नॉट गो फॉर अ वॉक एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 60, नो वन हैव एवर पेड मी सच अ नाइस कॉम्प्लीमेंट, नो एरर, किस पार्ट्स में एरर है?
क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, हैज इन प्लेस ऑफ हैव, क्योंकि नन, एवरीवन, नो वन ये सब सिंगुलर में काउंट होते हैं, इसलिए इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आती है। तो नो वन हैज एवर पेड मी सच अ नाइस कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चंस ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है एग्नोडोरिस इज ओरिजिनली मीन्ड। एग्नोडोरिस का ओरिजिनली मीन्ड मतलब क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। एग्नोडोरिस का ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।